Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. आ जाइए. गुड आफ्टरनून रुचिरा. चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास हमारी. सो ऑगस्टन एज हमने कल स्टार्ट किया था आप लोगों के लिए, और ऑगस्टन एज के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था. उसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो सन 1700 से 1745 तक जाती है. उसके बाद हमने ऑगस्टन एज के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जिसमें हमें 5 पॉइंट्स हमने आपको पढ़ाए थे. एक इमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मॉडल्स, सटायर और पोएटिक फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, और रैशनलिज्म एंड विट, और इसके अलावा फोकस ऑन सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल. आज हम प्रोमिनेंट राइटर्स पढ़ेंगे ऑगस्टन एज के. बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स ऑगस्टन एज में हमारे सामने आए हैं, और इन सभी अच्छे राइटर्स में सबसे अच्छे प्ले राइट्स में सबसे पहला नाम अलेक्जेंडर पोप का है. नोन फॉर हिज सटायरिकल वर्स. इस एज में अलेक्जेंडर पोप को हम डिटेल में पोएट्री वाले सेक्शन में पढ़ेंगे भाई, है ना. अलेक्जेंडर पोप अपने सटायरिकल वर्स के लिए जाने जाते हैं, एंड फॉर वर्क सच एज, और कुछ रचनाओं के लिए जैसे कि द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियाड, एंड हिज ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स इलियाड. इसके अलावा इन्होंने होमर के इलियाड को ट्रांसलेट किया था अलेक्जेंडर पोप, उसके लिए भी फेमस हैं. इसके अलावा जोनाथन स्विफ्ट हैं. जोनाथन स्विफ्ट को तो भैया हम सिर्फ इसी के लिए जानते हैं, वो है गलिवर्स ट्रैवल्स. हम सब ने पढ़ा भी है ये, और जब लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले गलिवर्स ट्रैवल्स पढ़ते हैं टीनेज में, है ना. और मूवीज तो हम सब ने देखी ही हुई है गलिवर्स ट्रैवल्स वाली. A satirical novel, ये एक satirical novel है that critiques human nature and society. इसमें क्रिटिसाइज किया गया है ह्यूमन नेचर और सोसाइटी को. इसके अलावा A Modest Proposal इनकी एक रचना है. A Modest Proposal, A Satirical Essay. A Modest Proposal एक satirical essay है suggesting that eating of children as a solution. इसमें सटायर करते हुए ये कहा गया है कि बच्चे खाओ, कटाक्ष है कि बच्चे खाओ, और ये सॉल्यूशन है टू पॉवर्टी इन आयरलैंड. आयरलैंड में गरीबी अगर हटानी तो बच्चे खाना शुरू कर दो. तो बहुत अच्छा ऐसे है अ मॉडेस्ट प्रपोजल. इसके अलावा हमारे सामने इस दौर में ऑगस्टन एज में जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील आए, फाउंडर्स ऑफ द स्पेक्टेटर. जी हाँ, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है भैया, ये द स्पेक्टेटर के फाउंडर्स हैं. पीरियोडिकल, ये एक पीरियोडिकल है जो हर एक पर्टिकुलर पीरियड पर छपती है. दैट कंबाइंड एसेज, इसमें कंबाइंड है कुछ एसेज ऑन वेरियस टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स पर, विद सोशल कमेंट्री एंड सटायर, जिसमें सोशल कमेंट्री सटायर किया गया है. अगर आपने एलटी ग्रेड का सिलेबस देखा है या एलटी ग्रेड का बैच आपने हमसे पढ़ा है, तो जी सत्या, आई नो. गुड आफ्टरनून नबील. गुड आफ्टरनून कड़क कॉमेडी. हाँ नहीं, हाँ हमने, हमारा माइक ख़राब हो गया था कल, तो स्टार्टिंग की आधे घंटे उसमें वॉइस नहीं है, तो माइक जो है वो ऑर्डर कर दिया गया है. 1-2 दिन में माइक आ जाएगा, फिर आवाज़ बिल्कुल ठीक आएगी जैसे स्टार्टिंग में आ रही थी. ठीक है, डोंट वरी. गुड आफ्टरनून शिवानी. तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, तो एलटी ग्रेड का सिलेबस अगर आपने देखा है, यूपी एलटी ग्रेड का, या आपने हमसे कोई बैच पढ़ा है, तो उसमें सिलेबस में सर रॉजर एट होम और सर विम्बल करके 2 एसेज हैं जो हम आपको पढ़ाते हैं. तो वो
इसी द स्पेक्टेटर पीरियोडिकल से लिए गए हैं, ठीक है, जोसेफ एडिसन के। तो बहुत अच्छे हैं वो, जिन्होंने पढ़ा है उनको याद आ गया होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। एलटी का नया बैच बन रहा है, जैसे कि हमने आपको बताया है, यही अपकमिंग मंडे से दोपहर को 12 बजे। तो अगर आप एलटी का कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जॉन गे हैं, नोन फॉर द बेगर्स ओपेरा। ये जाने जाते हैं अपनी एक रचना के लिए जिसका नाम है भैया बेगर्स ओपेरा। ये एक बैलेड ओपेरा है दैट सैटिराइज द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ द टाइम। इसमें उस जमाने के सोशल और भैया पॉलिटिकल जीवन के ऊपर कटाक्ष किया गया है। द ऑगस्टिन एज वॉज, कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे आप लोगों के? गुड आफ्टरनून वाइफ। The Augustan age was a time of great intellectual activity. Augustan age जो है वो ऐसा ज़माना था, एक ऐसा समय था जिसमें कई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हुई, लिटरेरी अचीवमेंट हमने प्राप्त किए, लीविंग अ लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर। ऑगस्टन एज का इंग्लिश लिटरेचर पर कभी ना खत्म होने वाला प्रभाव रहा, ठीक है। अब हम इस एज को निपटाते हुए चलते हैं और एक लास्ट एज पढ़ते हैं इसमें, द एज ऑफ जॉनसन। तो हमारा न्यू क्लासिसिज्म तक का फिनिश हो जाएगा। तो फिर हम कल से रोमांटिसिज्म से आगे बढ़ेंगे, मतलब आज से एक्चुअली, नॉट कल से। द एज ऑफ जॉनसन। द एज ऑफ जॉनसन ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है। एज ऑफ जॉनसन इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ सेंसिबिलिटी। पहला क्वेश्चन PYQ है। इज अ पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर दैट रफली स्पेंस फ्रॉम द मिड 18th century to the late 18th century। एज ऑफ जॉनसन जो है इंग्लिश लिटरेचर में, ये रफली 18वीं शताब्दी का मध्य है और 18वीं शताब्दी का लेट तक जाता है। हमने ब्रैकेट में लिख दिया है 1798 तक मानते हैं हम एज ऑफ जॉनसन को। तो अभी जैसे हमने ऊपर ऑगस्टन एज पढ़ा 1700 से 1745, 1745 के बाद से 1798 तक, यहाँ तक एज ऑफ जॉनसन मानी जाती है। अब जो आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, यू ऑल नो वेरी वेल कि 1798 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि 1798 में लिरिकल बैलेड्स का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ है, ठीक। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज करेंगे, वहां से रोमांटिक एरा शुरू हो जाएगा, रोमांटिक पीरियड शुरू हो जाएगा। और 1800 में लिरिकल बैलेड का सेकेंड एडिशन पब्लिश होगा 2 साल बाद, ठीक है ना। तो ये वहां तक, जब तक लिरिकल बैलेड पब्लिश नहीं हो रही है तब तक एज ऑफ जॉनसन चलेगी। अब आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कि जैसे ही लिरिकल बैलेड पब्लिश होगी 1798 में, वहां से इंग्लिश लिटरेचर का रंग रूप आकार आकृति सब बदल जाएगा, है ना। वो आज ही स्टार्ट करेंगे हम। तो ये 1798 तक जाता है ऑगस्टन एज के बाद। इट इज नेम्ड आफ्टर सैमुअल जॉनसन। अब इस एज को एज ऑफ जॉनसन कहा करते हैं सैमुअल जॉनसन की वजह से, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर्स ऑफ द टाइम। ये इस जमाने के सबसे प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर हैं। This period marks a transition from the neoclassical ideals of the Augustan age। ये जो 50 साल है लगभग, ये 52 साल, 45 से 98 तक, इसमें आप एक ट्रांजिशन देखते हैं, है ना। अब देखो ऐसा नहीं है कि भैया 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने और एस.टी. कॉलरिज ने लिरिकल बैलेड्स लिखा, अब कल से लोग नेचर के बारे में लिख रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। समाज जो है वो धीरे 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 बदलता है। तो ये वही ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है। जो न्यू क्लासिकल आइडियाज है ऑगस्टन एज के, कि हम प्राचीन ग्रीस, प्राचीन रोम की कविताएं पढ़ेंगे, वहाँ के वर्क्स पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ के ड्रामास पढ़ेंगे और अपने काम, अपनी रचनाएं लिखेंगे, नहीं, वहाँ से धीरे धीरे हट रहे हैं लोग, धीरे 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 रोमांटिसिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये पीरियड एक ट्रांजिशन है न्यू क्लासिकल आइडियल से, जो ऑगस्टन एज में हमने देखे, और रोमांटिसिज्म दैट वुड डोमिनेट द अर्ली 19th सेंचुरी। और रोमांटिसिज्म डोमिनेट करेगा शुरुआती 19th सेंचुरी में।
है ना, जैसे 1800 में लिरिकल बैलेट का सेकंड एडिशन आएगा, उसके बाद हम देखेंगे उसको डोमिनेट होता हुआ। गुड आफ्टरनून बबीता, राखी। ठीक है भैया, चलिए अब हम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं एज ऑफ जॉनसन के। सबसे पहला, जब हम एज ऑफ जॉनसन को कहते हैं द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, क्यों कहते हैं? क्योंकि एज ऑफ जॉनसन में राइज ऑफ सेंसिबिलिटी हुआ। जी हाँ, सेंसिबिलिटी, संवेदनशीलता बोलते हैं हिंदी में सेंसिबिलिटी को, उसका उदय। दिस पीरियड सॉ एन इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन इमोशन। इस पीरियड में हमने बढ़ते हुए देखा कि राइटर्स जोर दे रहे हैं इमोशन पर, सेंसिबिलिटी पर और इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी पर, कि मैं एक इंडिविजुअल जुबैर सैफी, व्हाट आई थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो मेरा सेंटर कंसर्न है मेरी रचना में। इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी की बात हुई। राइटर्स एक्सप्लोर्ड ह्यूमन फीलिंग्स। राइटर्स ने इसमें ह्यूमन फीलिंग्स को एक्सप्लोर किया, एम्पैथी को एक्सप्लोर किया, कॉम्प्लेक्सिटीज का जिक्र किया, पर्सनल एक्सपीरियंस के, कि मेरा अनुभव क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने बोला, उसके बारे में उन्होंने लिखा। ठीक है, तो पहला की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? राइज ऑफ सेंसिबिलिटी। दूसरा है भैया ट्रांजिशन टू रोमांटिसिज्म। अब ये हमने थोड़ा सा आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है कि 1798 में लिरिकल बैलेट्स छापेंगे एसटी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ, वहां से रोमांटिसिज्म की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन लिरिकल बैलेट छपा है उसी दिन से रोमांटिसिज्म पर कविताएं लिखनी शुरू हुई हैं। उससे पहले ट्रांजिशन चल रहा था ना, लोग लिखने लगे थे धीरे धीरे अलग अलग टॉपिक्स पर। वो प्राचीन रोम और प्राचीन ग्रीक की क्लासिकल कहानियों से दूरियां बना रहे थे, लोग लिख रहे थे नेचर के ऊपर, अपनी इंडिविजुअल फीलिंग्स के ऊपर। तो ये ट्रांजिशन का पीरियड है एज ऑफ जॉनसन। वाइल रिटेनिंग सम न्यू क्लासिकल एलिमेंट्स, कुछ न्यू क्लासिकल एलिमेंट्स को रिटेन किया, पकड़ के रखा गया। लिटरेचर ऑफ दिस एरा बिगिन टू एम्फसाइज इमेजिनेशन। इस एरा में जो लिटरेचर लिखा जा रहा था उसमें जोर दिया गया इमेजिनेशन पर, नेचर पर और सबलाइन, सर्वश्रेष्ठता पर। पेविंग द वे फॉर द रोमांटिक मूवमेंट, और यहां से एक रास्ता बना रोमांटिक मूवमेंट का। ठीक है, वो रोमांटिक मूवमेंट जो अभी वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज, जॉन कीट्स ये सब शुरू करने वाले हैं और आगे बढ़ाने वाले हैं। तीसरा की कैरेक्टरिस्टिक है एज ऑफ जॉनसन का एक्सप्लोरेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थीम्स। अब इसमें कुछ पॉलिटिकल और सोशल थीम्स को एक्सप्लोर किया गया। मैनी वर्क्स फ्रॉम दिस पीरियड एड्रेस सोशल इश्यूज। कई रचनाएं हमने एज ऑफ जॉनसन में देखी जिसमें सोशल इश्यूज को एड्रेस किया गया, पॉलिटिक्स को एड्रेस किया गया, कई मोरल क्वेश्चंस उठाए गए, नैतिक सवाल उठाए गए, रिफ्लेक्टिंग द चेंजिंग एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज ऑफ द टाइम। ये रचनाएं दर्शाती हैं कि किस तरह से उस जमाने के मूल्य और एटीट्यूड्स बदल रहे थे। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है एज ऑफ जॉनसन का वो है बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से कई बार PYQ आ चुका है भैया आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में, वो है डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल। ठीक है भैया, द नॉवेल बिकेम अ सिग्निफिकेंट लिटरेरी फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में सबसे सिग्निफिकेंट लिटरेरी फॉर्म बनकर उभरा नॉवेल। ऐसा नहीं कि नॉवल लिखे नहीं जा रहे थे, इससे पहले नॉवल लिखे जा रहे थे। हमने एलिजाबेथन में भी एक नॉवल का जिक्र किया था आप लोगों से। ठीक है, उसके बाद कई दौर में नॉवल लिखे गए। ठीक है, जो शुरुआती नॉवल माने जा रहे थे, है ना। अब यहाँ वो डोमिनेंस में आ गया विद ऑथर्स एक्सपेरिमेंटिंग विद नरेटिव टेक्निक्स। अब ऑथर्स क्या कर रहे थे इस सेंचुरी में, इस काल में, कि वो नरेटिव टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लिखने के तकनीक के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स एंड प्लॉट्स, कई कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स एंड प्लॉट्स को लिख रहे थे। तो नॉवल धीरे धीरे डोमिनेशन में आ रही थी। और जब 18th सेंचुरी स्टार्ट होगी, ठीक है, मतलब 18th सेंचुरी चल रही, जब 19th सेंचुरी स्टार्ट होगी तो वहां तो भाई पूरा ही डोमिनेंस होगा नॉवल का। नॉवल का डोमिनेंस तो अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है। अब एज ऑफ जॉनसन के कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स हम पढ़ लेते हैं। इसमें पहला नाम है सैमुअल जॉनसन, इन्हीं के नाम के ऊपर ये एज ऑफ जॉनसन है। आ लिटरेरी क्रिटिक, ये बहुत बड़े लिटरेरी क्रिटिक हैं, बहुत बड़े पोएट हैं, बहुत बड़े एसेइस्ट हैं और उससे भी बड़े लेक्सिकोग्राफर हैं। ठीक है, अब लेक्सिकोग्राफर क्या होता है भैया? लेक्सिकोग्राफर आप जानते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, जो डिक्शनरी लिखता है।
जॉनसन इज बेस्ट नोन फॉर हिज डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इन्होंने ही डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज करके एक डिक्शनरी लिखी थी 1755 में। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा द लाइव्स ऑफ द पोएट्स और रेसेल्स करके इनकी एक रचना थी, वो इन्होंने लिखी थी। जेम्स बॉसवेल थे एक और शख्स। जेम्स बॉसवेल थे एक और शख्स, जॉनसन्स बायोग्राफर। जेम्स बॉसवेल ने, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि जेम्स बॉसवेल ने, एक मिनट दीजिए, इसको थोड़ा मोटा करते हैं। हाँ जी, तो जेम्स बॉसवेल ने जॉनसन की बायोग्राफी लिखी थी। एक तो ये बात याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु रोट द बायोग्राफी ऑफ सैमुअल जॉनसन, तो आप याद रखेंगे ये जेम्स बॉसवेल ने लिखी थी। और नाम भी पूछा जाता है कभी कभार, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बायोग्राफीज इन इंग्लिश लिटरेचर। इसे इंग्लिश लिटरेचर की सबसे बेहतरीन बायोग्राफीज में से एक माना जाता है। ऑलिवर गोल्डस्मिथ है इसी दौर में, नोन फॉर हिज नॉवल द विकार ऑफ वेकफील्ड। पढ़ा होगा आप सबने, चैनल पर वीडियो है द विकार ऑफ वेकफील्ड की हमारे, ठीक है, जब एलटी आया था कई साल पहले, ठीक है, तो तब चैनल पर वीडियो बनाई थी हमने इसकी। तो आज हम टेलीग्राम ग्रुप पर इसका एक लिंक भेज देंगे, इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो जो भी चैनल पर वीडियोस हैं और आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो सारी वीडियोस देखिए और उसके नोट्स बनाइए आप, है ना। ये नॉवेल्स पढ़िए बैठकर, ये किताबें पढ़िए, ये एसेज, ये प्लेस पढ़िए। तो ये द विकार ऑफ वेकफील्ड के लिए जाने जाते हैं। हिज प्ले शी स्टूप्स टू कॉन्कर, इनका एक प्ले भी है द शी स्टूप्स टू कॉन्कर, और एक पोएम है द डेजर्टेड विलेज। इन तीनों के लिए बहुत फेमस है ऑलिवर गोल्डस्मिथ। लॉरेंस स्टर्ने हैं ऑथर ऑफ द लाइफ एंड द ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रैम शैंडी जेंटलमैन। ये एक नॉवल है पूरा, इतना बड़ा नाम है इसका नॉवल का, तो नाम याद रखिएगा इसका, द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्ट्रैम शैंडी जेंटलमैन, अ नॉवल नोन फॉर इट्स एक्सपेरिमेंटल स्टाइल। ये नॉवल अपने एक्सपेरिमेंटल स्टाइल के लिए जाना जाता है और प्लेफुल नरेटिव टेक्निक्स का इसमें इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा एक नाम है हमारे पास फैनी बर्नी, वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेलिस्ट। ये पहले अंग्रेजी नॉवेलिस्ट में से एक है, नोन फॉर हर नॉवेल्स, ठीक है। ये अपनी नॉवेल्स के लिए जानी जाती हैं, एवेलिना, सिसिलिया, कैमिलिया। बहुत आसान है एग्जाम के लिए याद रखना, तीनों लड़कियों के नाम है और एक खुद लड़की है, फैनी बर्नी, ठीक है। विच डिपिक्टेड कंटेम्पररी सोसाइटी। इस तीनों नॉवेल्स में इन्होंने अपनी समकालीन सोसाइटी को डिपिक्ट किया है, लाइव्स ऑफ वुमेन विद विट एंड इनसाइट, और अपने जमाने की महिलाओं के जीवन को दिखाया है विट के साथ और इनसाइट के साथ, ठीक है। इसके अलावा थॉमस ग्रे हैं, ये तो हम सभी जानते हैं थॉमस ग्रे को, तो ये इसी दौर में आए, एच जॉनसन में। अ पोएट बेस्ट नोन फॉर, ये पोएट हैं जो जाने जाते हैं एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। मेरी फेवरेट एलिजी है ये, पूरे इंग्लिश लिटरेचर में फेवरेट एलिजी है हमारी ये। विच रिफ्लेक्ट्स ऑन द थीम्स ऑफ मोर्टेलिटी, इसमें मोर्टेलिटी की थीम है, अमरत्व की, एंड द पैसेज ऑफ टाइम, और समय को दिखाया गया है विद अ सेंस ऑफ मेलंकली एंड इंट्रोस्पेक्शन। इसमें कवि उदास है और इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, खुद का मूल्यांकन कर रहा है। तो ये कुछ 4-5 नाम हैं जो इस एज में आए हैं, जो कि बहुत फेमस रहे हैं। द एज ऑफ जॉनसन वॉज अ पीरियड ऑफ लिटरेरी एक्सपेरिमेंटेशन। एज ऑफ जॉनसन में साहित्य के ऊपर एक्सपेरिमेंट बहुत हुआ है, ट्रांजिशन के लिए जाना जाता है, इसमें बदल रहा था लिटरेचर, रोमांटिसिज्म की तरफ बढ़ रहा था, विद राइटर्स एक्सप्लोरिंग न्यू फॉर्म्स एंड थीम्स। राइटर्स नई नई फॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे थे, नई नई थीम्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, दैट वुड कम टू फुल फ्यूजन इन द रोमांटिक एरा। उसका फल कब मिलेगा पूरी तरह से? रोमांटिक एरा में। सैमुअल जॉनसन्स इन्फ्लुएंस एज अ क्रिटिक, सैमुअल जॉनसन का जो इन्फ्लुएंस एक क्रिटिक के रूप में, एक लेक्सिकोग्राफर के रूप में, एक राइटर के रूप में, वो बहुत ही प्रोफाउंड था। एंड हिज वर्क्स, और इनकी रचनाएं, अलॉन्ग विद दोज ऑफ हिज कंटेम्पररीज, इनके समकालीन लोगों की रचनाएं, सिग्निफिकेंटली शेप द कोर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन्होंने आगे इंग्लिश लिटरेचर की दिशा को तय किया है। इन लोगों ने रास्ता तो देखो यही खोल कर गए थे, उस रास्ते को खोल इन्होंने दिया, उस रास्ते पर भागे सबसे पहले वर्ड्सवर्थ, रेस्ट्री कॉलरिज, और उसके बाद वो मशाल उन्होंने लेटर रोमांटिक्स को दे दी, कीट्स को दे दी, लॉर्ड बायरन को दे दी, ठीक है। अब फिर वो तो ऐसे दौड़े कि अभी तक दौड़ रहे हैं, क्योंकि
हमें ऐसा लगता है कि रोमांटिसिज्म जो दौर आया है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। हम भले ही इसको तोड़ के पढ़ें कि हम मॉडर्निज्म में, पोस्ट मॉडर्निज्म में चल रहे हैं अभी 2024 में, लेकिन आई थिंक रोमांटिसिज्म ख़त्म नहीं हुआ है अभी भी, क्योंकि रोमांटिसिज्म की जो सारी की सारी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम अभी भी 2024 में भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ लेक्चर नंबर 3, डे 9 पर आकर कंप्लीट हुआ लेक्चर नंबर 3। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं। हमने रेस्टोरेशन टू न्यू क्लासिकल एज ड्रामा हमने यहाँ कंप्लीट किया। ठीक, हम 3 लेक्चर आपको पढ़ा चुके हैं। पहले हमने शुरू किया था डे 1 पर एंशिएंट, मेडिवल और एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर। उसके बाद हमने लेक्चर 2 शुरू किया था एलिजाबेथन टू जैकोबियन ड्रामा टू कैरोलाइन ड्रामा। फिर ये तीसरा लेक्चर चल रहा था रेस्टोरेशन टू न्यू क्लासिकल एज ड्रामा। ठीक है, आज ये कंप्लीट हो गया। अब इसके नोट्स आपको टेलीग्राम के ग्रुप पर मिल जाएंगे, ये पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। अब हम 4th लेक्चर शुरू करेंगे आज, विक्टोरियन एज टू मॉडर्न एज ड्रामा। विक्टोरियन एज के ड्रामा को पढ़ेंगे और मॉडर्न एज के ड्रामा तक जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से किसी ने भी अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे, लिंक्स आपको वहीं पर मिलेंगे, और इसके अलावा आप लोग इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करते रहें, लाइक करते रहें, इनके ऊपर कमेंट्स करते रहें इनकी रीच को बढ़ाने के लिए, और अपने फ्रेंड्स को बताते रहें कि ऑडिट इंस्टीट्यूट पर यूजीसी नेट का बैच चल रहा है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे विक्टोरियन एज टू मॉडर्न एज ड्रामा। ठीक, 4th लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। द विक्टोरियन एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्पैनिंग द राइन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। विक्टोरियन एरा जो है इंग्लिश लिटरेचर में, ये जब क्वीन विक्टोरिया शासन कर रही थी इंग्लैंड के ऊपर 1837 से 1901 तक, उसको हम विक्टोरियन एरा कहते हैं लिटरेचर का। ठीक है, तो सन याद रख लीजिए, 1837 से 1901 तक was marked by a rich and diverse array of literary works। अब इसमें बहुत ही रिच और डाइवर्स, विविधताओं से भरा लिटरेचर हमारे सामने आया। That reflected the complexities of the time। उसमें उस जमाने की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जटिलताएं हैं, उनको दिखाया गया। This period saw the rise of the novel। इसी पीरियड में हमने नॉवल का उदय देखा। ये एक डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म बनी। अलोंगसाइड इसके अलावा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए पोइट्री और प्रोज में। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, दिस एरा सॉ सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स इन ड्रामा। अब हमारा फोकस तो ड्रामा है क्योंकि हम यूनिट ड्रामा पढ़ रहे हैं। बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज और डेवलपमेंट देखने को मिले हमें ड्रामा में, स्टेज पर, रंगमंच में, इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द टाइम। और ये जो डेवलपमेंट हमने देखे ड्रामा में, ये हुए सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, और तकनीकी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उस जमाने के। ड्यूरिंग दिस एज द थिएटर टेक्स द बैक सीट। अब देखो, विक्टोरियन एरा में जो थिएटर था वो बैक सीट पर चला गया था। लोगों का जो मोह था थिएटर को लेकर वो थोड़ा कम हो गया था। देखो, बिल्कुल ही थिएटर में लोग जाने बंद हो गए। लोगों ने थिएटर और प्ले राइट्स ने प्लेज ही लिखने बंद कर दिए, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जैसा उदय, जैसा राइज हमने ड्रामा का, थिएटर का एलिजाबेथन एरा में देखा, ठीक है, शेक्सपियर को देखा हमने, ठीक है, मार्लो को देखा, वो वाला दौर नहीं था, तो वो बैक सीट पर आया ड्यू टू अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज। क्योंकि समाज में कई दूसरे इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहे थे, जैसे कि ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, लेबर
लेजिस्लेशन, ठीक है, और पॉलिटिकल एनफ्रेंचाइजमेंट, ठीक है। इसे आसान भाषा में अगर हम समझाएं तो एक तो आपको कारोबार बढ़ाना है, दूसरा आपको जो मजदूर हैं उनको हक देना है, और हमें पॉलिटिकल हक चाहिए कि हमें वोट देने का अधिकार दीजिए, हम भी अपना नेता चुनेंगे। ये सारी बातें हो रही थी उस जमाने में। तो थिएटर इन सब का जो है फोकस लोगों के ऊपर था नहीं ज्यादा। द ड्रामा रिटन ड्यूरिंग द सेंचुरी इज सीन एज द ब्लैक शीप ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर। ड्रामा जो इस सेंचुरी में लिखा गया उसे देखा गया ब्लैक शीप की तरह विक्टोरियन लिटरेचर में। बहुत अच्छा नहीं लिखा गया, बाकी चीजें बहुत अच्छी लिखी गई विक्टोरियन एरा में, लेकिन ड्रामा उस लेवल का नहीं है। Yet the theaters remain popular, लेकिन थिएटर पॉपुलर रहे भैया। क्यों? क्वीन विक्टोरिया ऑफन विजिटेड देम, क्योंकि रानी खुद वहां पर जाती थी। एंड मेड देम रिस्पेक्टेबल, और थिएटर को उन्होंने रेस्पेक्टेबल बनाया हुआ था। वो एक तरह से क्लास सिंबल बन गया था थिएटर, कि अमीर लोग थिएटर जाते हैं क्योंकि रानी जाती है। तो थिएटर रहे, प्लेस भी लिखे गए, लेकिन उस हद तक उतने बेहतरीन नहीं लिखे गए जितने बेहतरीन हमने पिछले एजेस में देखे हैं। Here are some key characteristics and notable aspects of Victorian drama. अब हम विक्टोरियन ड्रामा के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ नोटेबल एस्पेक्ट्स पहलुओं को पढ़ लेते हैं। पहला है मेलोड्रामा। विक्टोरियन एरा में, इस एज में जो ड्रामास लिखे गए वो मेलोड्रामेटिक लिखे गए। मेलोड्रामा हम आपको पहले या दूसरे दिन पढ़ा चुके हैं, ठीक है। दिस वॉज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ थिएटर, ये एक डोमिनेंट फॉर्म थी थिएटर की ड्यूरिंग दिस अर्ली विक्टोरियन पीरियड। इस अर्ली विक्टोरियन पीरियड में मेलोड्रामास फीचर्ड एक्सजेरेटेड कैरेक्टर्स। मेलोड्रामास में जो किरदार होते थे वो एक्सजेरेटेड होते थे। सेंसेशनल प्लॉट्स, सनसनीखेज प्लॉट्स होते थे। क्लियर डिस्टिंक्शन दिखाया जाता था गुड और इविल के बीच में। दे ऑफन इंक्लूडेड म्यूजिक, इसमें हम प्रायः म्यूजिक भी जोड़ देते थे टू एनहेंस द इमोशनल इम्पैक्ट, इमोशनल इम्पैक्ट को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, है ना। जैसे कैरेक्टर स्टेज के ऊपर चौक रहा है तो ऑर्केस्ट्रा चौकने का म्यूजिक बजा रहा है पीछे से। सैड सीन चल रहा है, ठीक है ना, हीरो हीरोइन से बात कर रहा है तो वो पीछे फ्लूट बजा रहा है, वायलिन बजा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से म्यूजिक को इंक्लूड किया गया था मेलोड्रामा में विक्टोरियन एरा में। दूसरा की कैरेक्टर इस वो था कैरेक्टरिस्टिक सोशल रियलिज्म। जी हाँ, एज द सेंचुरी प्रोग्रेस्ड, जैसे जैसे ये सदी जो है तरक्की कर रही थी, देयर वॉज अ शिफ्ट टूवर्ड्स मोर रियलिस्टिक। जो शिफ्ट हुआ ड्रामा थोड़ा सा ज्यादा वास्तविक हुआ, थोड़ा सा ज्यादा रियलिटी के करीब हुआ। सोशली कॉन्शियस ड्रामा लिखे जाने लगे। प्लेराइट्स बिगिन टू एड्रेस कंटेम्पररी सोशल इश्यूज। प्लेराइट्स ने अपने जमाने के सामाजिक मुद्दों को उठाना शुरू किया, जैसे कि क्लास डिस्पैरिटी, ठीक है, जो असमानता थी अमीर और गरीब की, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, और जेंडर रोल्स कि मर्द ये काम कर रहे हैं, औरतें ये काम कर रही हैं। तो काफी रियलिस्टिक ड्रामा लिखा जाने लगा था विक्टोरियन एरा में। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाई, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली पीवाई में कैसे न कैसे किसी तरह से एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बहुत आता है एग्जाम में कि वेल मेड प्ले, ये एक सिग्निफिकेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है विक्टोरियन ड्रामा का। अ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म, भैया विक्टोरियन ड्रामा में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट संरचनात्मक फॉर्म नजर आती है ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा, वॉज द वेल मेड प्ले। इसीलिए इस एरा में लिखे गए प्ले को वेल मेड प्ले कहते थे, बहुत ही अच्छे से बनाए गए प्ले। कैरेक्टराइज बाय अ टाइट प्लॉट, बहुत ही टाइट कहानी होती थी। क्लियर कॉज एंड इफेक्ट डेवलपमेंट होता था कि अगर कोई कैरेक्टर ये काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इसका परिणाम क्या हो रहा है। क्लाइमेक्टिक रेजोल्यूशन होता था, जो कहानी होती थी वो क्लाइमैक्स तक पहुंचती थी, फिर वहां से नीचे फॉलोइंग एक्शन तक आके खत्म होती थी। एक्ट को बहुत अच्छे से बांधा जाता था कि एक्ट 1 सीन 1, एक्ट 1 सीन 2, एक्ट 1 सीन 3, ठीक, सीन्स को जोड़ा जाता था। मतलब अगर आप बैठ गए सीट पे तो सीट से उठ ना पाए, इतने वेल मेड प्ले होते थे भाई उस जमाने में विक्टोरियन एरा में। यूजीन स्क्राइब, ठीक है, एंड विक्टोरियन साडू, ये दो लोग हैं, वर नोटेबल प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस स्टाइल। इस स्टाइल के दो नोटेबल लोग हैं, इन्होंने बहुत वेल मेड प्लेस लिखे इस दौर में।
विक्टोरियन एरा का एक और की कैरेक्टरिस्टिक है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। गुड आफ्टरनून रोली। अब देखो कॉमेडी ऑफ मैनर्स तो रेस्टोरेशन में पढ़ाया था हमने आपको, है ना, ये वहां पर शुरू हुआ रेस्टोरेशन के बाद। ये जॉनर जो था कॉमेडी ऑफ मैनर्स याद है ना आपको, जिसमें अमीरों के मैनर्स दिखाए जाते थे, कुलीन वर्ग के मैनर्स दिखाए जाते थे, which satirizes the behaviors and customs of society। इसमें सटायर किया जाता था बिहेवियर्स पर और कस्टम्स पर सोसाइटी के। was also prevalent, ये अभी भी प्रेवलेंट था, अभी भी प्रासंगिक था, क्योंकि देखो कुलीन वर्ग तो अभी भी है ना, क्वीन विक्टोरिया है, ड्यूक्स, अर्ल्स, आइल्स, ये सब तो तब भी थे, बैरोनेट्स, तो एक एरिस्टोक्रेसी तो तब भी थी। प्लेराइट्स लाइक ऑस्कर वाइल्ड एक्सेल्ड इन दिस फॉर्म। इस जमाने में ऑस्कर वाइल्ड जैसे प्लेराइट्स ने भैया इस फॉर्म को एक्सेल किया विद वर्क सच एज, इनकी एक बहुत फेमस रचना है ऑस्कर वाइल्ड की, द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। जरूर आपने नाम सुना होगा इसका, आई होप ऐसा भी हो सकता है आपने पढ़ा भी हो इसे। शोकेसिंग विट एंड सोशल क्रिटिक, इसमें वो शोकेस करते हैं अपनी विट और सोशल क्रिटिसिज्म करते हैं। इसके अलावा जो की कैरेक्टरिस्टिक था ड्रामा का विक्टोरियन एरा में, वो पेंटोमाइम और बर्लेस्क भी था। बर्लेस्क का जिक्र किसी दिन हमने किया था पिछली क्लासेस में, फिर से कर देंगे आज। पेंटोमाइम का जिक्र भी कर देते हैं। पेंटोमाइम रंगमंच की ये कला है, ठीक है, और इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट है पेंटोमाइम। पेंटोमाइम में क्या होता है कि स्टेज के ऊपर जब कोई एक्ट किया जाता है तो उसमें बोला नहीं जाता, सिर्फ चेहरे के हाव भाव से, एक्सप्रेशन के जरिए कहानी को या इमोशन को दर्शाया जाता है। जैसे कि भरतनाट्यम में, भारत में जब भरतनाट्यम होता है तो चेहरे के हाव भाव से वो सारी बातें होती हैं। तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग याद नहीं है, बट एक बार मैं राजस्थान गया था और वहाँ पर एक म्यूज़ियम गया था, तो उस म्यूज़ियम में कुछ इतिहास पढ़ा था हमने पेंटोमाइम का इंडिया में, ठीक है, कि वहाँ पर एक नृत्य कला है जिसमें पेंटोमाइम का यूज़ होता था, ठीक है, और जो बाद में बहुत फेमस हुआ आगे चलकर। तो पेंटोमाइम का बहुत बड़ा योगदान है इस इंडियन स्टेजेस के ऊपर भी। तो पेंटोमाइम और बर्लेस्क, दीज फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट की ये दोनों फॉर्म्स ऑफन बेस्ड ऑन फेरी टेल्स, इसमें प्रायः फेरी टेल्स की कहानियाँ होती थी, क्लासिकल स्टोरीज होती थी, वर पॉपुलर अमंग विक्टोरियन ऑडियंसेस, ये बहुत पॉपुलर थी विक्टोरियन ऑडियंसेस के बीच में। दे कंबाइंड म्यूजिक, इसमें म्यूजिक होता था, डांस होता था, कॉमेडिक एलिमेंट्स होते थे, ठीक है। ये भैया जो फोटो आपको दिख रहा है इधर, ये क्वीन विक्टोरिया का है, इसको भी अपनी आंखों में बसा लीजिए। ये क्वीन विक्टोरिया है और महानतम रानियों में से एक है। एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है, जो एलिजाबेथ एज हमने पढ़ी है उसकी, और फिर ये है विक्टोरिया, ये भी बहुत लंबे समय तक रानी रही, ठीक। चलिए अब इस दौर के सिग्निफिकेंट प्ले राइट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, विक्टोरियन ड्रामा के। पहले तो ऑस्कर वाइल्ड है, ठीक है, ये पहले तो तीन आ रहा है, अभी ऑस्कर वाइल्ड और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है, पहले से सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही। नोन फॉर हिज शार्प विट एंड सटायर, ऑस्कर वाइल्ड जाने जाते हैं अपने शार्प विट और सटायर के लिए। वाइल्ड्स प्लेस सच एज लेडी विंडरमेयर्स फेन, इनके कई प्लेस फेमस हैं ऑस्कर वाइल्ड के, लेकिन सबसे फेमस इनका यही है, लेडी विंडरमेयर्स फेन, और अ वुमेन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस, ये भी बहुत फेमस है। आर स्टिल सेलिब्रेटेड टुडे, ये आज भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, आज भी इन्हें पढ़ा जाता है और आज भी इन्हें परफॉर्म किया जाता है, देखा जाता है। इसके अलावा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ आए भाई। शॉज वर्क्स, शॉ की जो रचनाएं थी, जैसे कि एक तो थी भैया ये पिगमेलियन, ये तो बहुत ही फेमस है, और मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन, ठीक, ये भी बहुत फेमस है। एड्रेस सोशल इश्यूज, इन दोनों ही प्लेज में इन्होंने सोशल इश्यूज को एड्रेस किया है विद अ ब्लेंड ऑफ रियलिज्म एंड कॉमेडी, इसमें हल्का हल्का सा छोका मारा है रियलिज्म का और कॉमेडी का। इसके अलावा हेनरी आर्थर जोन्स आए थे इसी दौर में, उनके कुछ प्लेस थे जैसे कि द सिल्वर किंग और मिसेस डेन्स डिफेंस, एक ये।
ऑफन एक्सप्लोर्ड मोरल एंड सोशल डिलेमास, अपने प्लेज में ये प्रायः नैतिक और सामाजिक उलझनों को दिखाया करते थे। ठीक है। द विक्टोरियन एरा सॉट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ये अभी हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक में से पहले भी आपको बताया था कि सामाजिक परिवर्तन हुआ और उसका इन्फ्लुएंस ड्रामा पर हुआ, राजनीतिक हुआ उसका हुआ, और वो जो टेक्नोलॉजी आ रही थी, लाइट्स आ गई थी, है ना, बिजली बना ली थी उस दौर में, क्रेन्स बहुत अच्छी हो गई थी, मशीन्स आ गई थी, अब पर्दा जो है वो रोलिंग से उठने लगा था, ठीक है, खींचना नहीं पड़ता था, ठीक, तो बहुत कुछ हो गया था, वो सब स्टेज पर नजर आ रहा था। विक्टोरियन एरा सॉट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन थिएटर प्रोडक्शन, विक्टोरियन एरा ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखा थिएटर प्रोडक्शन में, इंक्लूडिंग इम्प्रूव्ड स्टेज लाइटिंग, सबसे पहले तो स्टेज पर लाइटिंग बहुत इंप्रूव हो गई विद द ट्रांजिशन फ्रॉम गैस टू इलेक्ट्रिक लाइटिंग, क्योंकि तो ट्रांजिशन हुआ, पहले गैस से लाइट चलती थी, ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी तो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट आ गई। एंड मोर सोफिस्टिकेटेड सेट डिजाइन, बहुत ही ठाट बाट वाले सेट डिजाइन बनाए जाने लगे थे। एनहेंसिंग द ओवरऑल थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, पूरा जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस था वो बहुत इनहेंस हो गया था। ठीक। ड्रामाटिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज, अब ड्रामाटिस्ट पढ़ लेते हैं। गुड मॉर्निंग, नो नेम। द विक्टोरियन एज वॉज अ रिच पीरियड फॉर ड्रामाटिस्ट, विक्टोरियन एज बहुत ही रिच पीरियड था ड्रामाटिस्ट के लिए। वो एक्सप्लोर्ड अ वैरायटी ऑफ थीम्स एंड स्टाइल्स, कई वैरायटी, अलग अलग वैरायटी थी थीम्स की, स्टाइल्स की जो उन्होंने यूज़ की। सोशल रियलिज्म का इस्तेमाल किया, कॉमेडी का इस्तेमाल किया, फार्स लिखा। देयर आर सम नोटेबल विक्टोरियन ड्रामाटिस्ट, कुछ नोटेबल विक्टोरियन ड्रामाटिस्ट को पढ़ेंगे और ब्रीफ कमेंट करेंगे उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पर। दो को ही पढ़ेंगे हम लोग, ऑस्कर वाइल्ड पढ़ते हैं पहले और उसके बाद हम पढ़ेंगे भैया ऑस्कर वाइल्ड के बाद हमारे जीबी शो को। सबसे पहले तो फोटो देख लीजिए ऑस्कर वाइल्ड का और इसको अपने निगाह में बसा लीजिए इस आदमी को, कितना स्टाइलिश लग रहा है ये आदमी, है ना, और कितना फ्लैम्बॉयंट नज़र आ रहा है, कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ठीक। अब ऑस्कर वाइल्ड के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ी हैं और वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो इनकी पर्सनैलिटी को देखकर याद रहेंगे अब आपको। चलिए, ऑस्कर वाइल्ड 1854 से 1900 वॉज अ आयरिश प्ले राइट, वॉज एन आयरिश प्ले राइट, ये एक आयरिश प्ले राइट थे, पोएट थे और ऑथर थे, नोन फॉर हिज शार्प विट, ये अपने शार्प विट के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा ये जाने जाते थे अपने फ्लैम्बॉयंट स्टाइल के लिए, फ्लैम्बॉयंट जैसे इनका स्टाइल है जो आपको फोटो में नजर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं नजर आ रहा, बाल बेहतरीन से, शर्ट टाई, ऊपर से कोट, हाथ में, ठीक है, एक छड़ी सी ले रखी है, ये फ्लैम्बॉयंट स्टाइल है। ऐसा नहीं हमारी तरह एक छोटी सी टी शर्ट पहन ली है ना, एक पैंट पहन के आ गए, ऐसे नहीं है ना, एक्स्ट्रा कर रखा भाई ने कुछ। तो ये अपने फ्लैम्बॉयंट स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। ठीक। ब्रिलियंट वर्क्स ऑफ लिटरेचर, और लिटरेचर की बेहतरीन रचनाएं इन्होंने लिखी हैं ऑस्कर वाइल्ड ने। ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस, ये सबसे फेमस और सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर्स में से एक है विक्टोरियन एरा की, विवादास्पद भी हैं भैया। Here are some key aspects of his life and contributions to literature, कुछ एस्पेक्ट्स और इनके जीवन के और उनका जो योगदान है लिटरेचर को, उसको पढ़ते हैं। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन इनका, बर्थ एंड फैमिली पहले। वाइल्ड वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 16, 1854 इन डबलिन आयरलैंड। वाइल्ड पैदा हुए थे 16 अक्टूबर 1854 को डबलिन आयरलैंड में सर विलियम वाइल्ड के घर में, जो कि एक सक्सेसफुल सर्जन थे, तो अमीर घर में पैदा हुए। जेन फ्रांसेस्का एल्गी इनकी मम्मी का नाम था, जो कि एक पोएट और एक नेशनलिस्ट थी, राष्ट्रवादी थी इनकी माँ। एजुकेशन, वाइल्ड एक्सेल्ड एकेडमिकली, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट रहे भाई, मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होते हैं। फर्स्ट अटेंडिंग ट्रिनिटी कॉलेज इन डबलिन, पहले ये ट्रिनिटी कॉलेज गए डबलिन में, ठीक है। उसके बाद ये मैकडलन कॉलेज पहुंचे ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड में ही बिकेम नोन फॉर हिज विट, ऑक्सफोर्ड में ही फेमस हो गए अपनी विट के लिए, फ्लैम्बॉयंट स्टाइल के लिए, जैसे अभी आपको दिखाया किस तरह के कपड़े ये पहनते थे, और इन्वॉल्वमेंट इन द एस्थेटिक मूवमेंट, और ये एस्थेटिक मूवमेंट में शामिल हुए, विच एम्फेसाइज्ड आर्ट फॉर आर्ट सेक। एस्थेटिक मूवमेंट को कभी किसी देखेंगे कहीं सिलेबस का हिस्सा है, कहीं पर पढ़ाया जा सके, आपको पढ़ाएंगे अलग से कभी मौका मिलेगा तो। एस्थेटिक मूवमेंट एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था आर्ट का, कला का, जिसमें कला की जाती थी सिर्फ कला के लिए। उसमें फोकस ऐसा नहीं कि हम प्ले लिख रहे हैं ऑडियंस के लिए, हम पेंटिंग बना रहे हैं पर्टिकुलर समाज के एक वर्ग के लिए,
ठीक है, मूर्ति बना रहे एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए नहीं, ठीक है, मैं मूर्ति बनाऊंगा कला के लिए, मैं पेंटिंग बनाऊंगा अपनी कला के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है, द आर्ट फॉर द आर्ट्स से, ये एस्थेटिक मूवमेंट का एक वो था मोटो, ठीक है। तो उसमें ये इन्वॉल्व थे। प्लेस की बात करते हैं इनके। वाइल्ड्स प्लेज आर नोन फॉर देयर विट। ऑस्कर वाइल्ड के जो प्लेज हैं वो अपनी विट के लिए फेमस हैं, अपने सोशल सटायर के लिए फेमस हैं, क्लेवर डायलॉग के लिए फेमस हैं। इनके जो मोस्ट फेमस प्लेज हैं वो हैं लेडी विंडरमेयर्स फैन, ये हमने अभी ऊपर ही बताया था कि सबसे फेमस प्ले ऑस्कर वाइल्ड का यही है, 1892 में लिखा था। कॉमेडी ऑफ मैनर्स है ये, दैट एक्सप्लोर थीम्स ऑफ मोरालिटी, इसमें मोरालिटी की थीम है, नैतिकता की बात हो रही है, हिपोक्रेसी की बात हो रही है और कॉम्प्लेक्सिटीज की बात हो रही है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स की। इसके अलावा अ वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस है 1893। अनदर सोशल सटायर, ये भी एक सामाजिक सटायर है इनका भैया, दैट क्रिटिक्स द ब्रिटिश अपर क्लास, इसमें ब्रिटेन की अपर क्लास का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके ऊपर कटाक्ष और व्यंग किया जा रहा है। और एग्जामिन्स जेंडर रोल्स एंड मोरल वैल्यूज, इसमें एग्जामिन किया जा रहा है कि जेंडर रोल्स क्या हैं और मोरल वैल्यूज क्या हैं, ठीक है, नैतिक मूल्यों की बात हो रही है। इसके अलावा एन आइडियल हस्बैंड लिखा था इन्होंने 1895 में। दिस प्ले डील्स विद द पॉलिटिकल करप्शन, इसमें पॉलिटिकल करप्शन की थीम है, ब्लैकमेल और कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट ऑनर, पब्लिक एंड प्राइवेट ऑनर के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट प्ले जो पहला हमने पढ़ा है विंडरमेयर्स फैन, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, और ये तो हम रिकमेंड कर रहे हैं आज क्लास में कि हो सके तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 1895 ही इसका ईयर है। परहैप्स वाइल्ड मोस्ट फेमस प्ले, संभवतः ऑस्कर वाइल्ड का सबसे फेमस प्ले है ये। दिस फार्सिकल कॉमेडी, ये एक फार्सिकल कॉमेडी है, हास्यास्पद कॉमेडी है, सटाराइजेस विक्टोरियन सोसाइटी, इसमें विक्टोरियन सोसाइटी पर कटाक्ष किया गया है, एंड इट्स एम्फेसिस ऑन अपीयरेंसेस, इसमें एम्फेसिस है दिखावे पर और सोशल कन्वेंशंस पर, सामाजिक परंपराओं पर। इट इज रिनाउंड फॉर इट्स विटी डायलॉग, ये जाना जाता है अपने विटी डायलॉग्स के लिए और ह्यूमरस प्लॉट ट्विस्ट्स के लिए। अब डेथ पढ़ते हैं इनकी, एक्साइल एंड डेथ। आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन 1897 में जेल से रिहा होने के बाद, आप ये पूछ सकते हैं कि ये जेल क्यों गए थे, है ना, वो हमने अपने नोट्स में शामिल नहीं किया है। तो ऑस्कर वाइल्ड को जेल हुई थी इनकी होमोसेक्सुअलिटी के लिए, ठीक है। तो ऑस्कर वाइल्ड गे थे, ठीक है, पकड़े गए, उस वक्त पाप था, ठीक है, उस वक्त कानूनन जुर्म था, तो इनको जेल हुई और जेल में इनको यातनाएं दी गई थी, क्योंकि उस दौर में होमोसेक्सुअलिटी को दिमागी प्रॉब्लम माना जाता था कि एक कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो बिजली के झटके देकर, ठीक है, दवाइयाँ देकर, इंजेक्शन देकर ठीक करने की कोशिश की जाती थी। अगर पता लग जाए कि ये लड़का गे है या ये लड़की लेस्बियन है, ठीक है, तो उसको जाकर बंद कर देते थे, सजा मिलती थी उसे बढ़िया वाली। ऑस्कर वाइल्ड के साथ भी ऐसा हुआ भाई, तो बहुत मुश्किल दौर से गुजरे जेल में ये। 1897 में जब ये जेल से रिहा हुए, वाइल्ड लिव्ड इन फ्रांस, तो ये देश छोड़ कर चले गए, इंग्लैंड छोड़ दिया इन्होंने, आयरलैंड छोड़ दिया इन्होंने, आयरिश थे वहाँ, इन्होंने वो छोड़ दिया आयरलैंड, फ्रांस चले गए और फ्रांस में जाकर एक दूसरे नाम से उन्होंने जिंदगी बितानी शुरू करी, नाम रखा सेबेस्टियन मेलमोथ। आई डोंट नो ये कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, सेबेस्टियन मेलमोथ, इसे रिपीट करेंगे 2-3 बार हमारे साथ, सेबेस्टियन मेलमोथ, सेबेस्टियन मेलमोथ, सेबेस्टियन मेलमोथ। ऑस्कर वाइल्ड ने अपना नाम चेंज किया फ्रांस जाकर। ही डाइड ऑन November 30, 1900, 1900 में 30 नवंबर को ये मरे पेरिस में एट द एज ऑफ 46 की उम्र में, ड्यू टू मेनिंगिटिस की वजह से एक बीमारी होती है, कंपाउंडेड बाय हिज पुअर हेल्थ फॉलोइंग इम्प्रिजनमेंट। जेल के बाद इनकी हेल्थ खराब होने लगी थी, वहां पे यातनाएं इतनी मिली इन्हें कि इनकी हालत खराब होने लगी थी, ठीक है, तो उसके बाद ये बहुत दर्दनाक मौत, एक तरह से कह सकते हैं, इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। इसके बाद विक्टोरियन एरा में जो सबसे इन्फ्लुएंशियल नाम हमारे सामने आया वो थे जीबी शॉ, और जीबी शॉ से आपका सामना जरूर एमए या बीए में हुआ होगा,
कुछ ना कुछ आपने जीवी शॉ का पढ़ा होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने एमए और बीए कर लिया इंग्लिश और आपने कुछ जीवी शॉ के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है, दैट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो जीवी शॉ के बारे में हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। आज की क्लास को हम यही रोकेंगे और आपको नोट्स हम भेज देंगे। अभी आपके सामने ही लाइव ही भेज देते हैं नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, अदरवाइज हम बाद में भूल जाते हैं, फिर आप मैसेज करते हैं। Good afternoon, Richa. So I have sent the PDF in the group. ठीक है, तो 21 यानी 22 एक्चुअली मंडे से एलटी ग्रेड का बैच है 12 बजे से, और 29 से जो अगला मंडे है उससे यूपी टीजीटी का बैच है रात को 9 से 10, ठीक है, शेक्सपियर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें। तो इफ़ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, यू कैन कॉल अस, और you can directly download our app from Google Play Store and you can join over there। जो LT के बैच का नाम है वो है LT मंत्रा, और जो TGT का बैच बन रहा है उसका कोड है TA13, ठीक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आपको वहीं ओवरव्यू में मिल जाएंगी, क्या क्या उसमें पढ़ाया जा रहा है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, सब उसमें लिखा है, ठीक है। आपको नहीं ज्वाइन करना तो आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं या बाकी स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, ठीक। चलिए अब कल हम जीबी शॉ से आगे पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। विल ट्राई कि इसे कल या परसों तक कंप्लीट हो जाए, या इस वीक में कंप्लीट हो जाए, ताकि नेक्स्ट वीक से हम फिर मॉडर्न ड्रामा की तरफ पढ़ें। और हम फिर से आपको याद दिला रहे हैं कि जैसे ही ड्रामा कंप्लीट होगा आपका एक फ्री टेस्ट होगा, ठीक है, और वो टेस्ट ऑरिटन इंस्टीट्यूट के ऐप पर होगा। तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लें ताकि जब हम टेस्ट लें तो आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएँ। वो एक पर्टिकुलर टाइम पर शुरू होगा और एक पर्टिकुलर टाइम पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वो बाद में भी नहीं दे पाएंगे आप, ठीक है। जिन्होंने जो दे चुके होंगे वो बाद में उसे एक्सप्लोर कर पाएंगे, वो अटेम्प्टेड सेक्शन में चला जाएगा, आप उसे बाद में देख सकते हैं, उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं बाद में, लेकिन अटेम्प्ट वो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही होगा। तो बी रेडी फॉर द टेस्ट। जो आपको पढ़ाया गया है यूनिट 1 में उसका टेस्ट है, ठीक है, वही 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 1.5 घंटा देंगे हम आपको 100 क्वेश्चन के लिए, 1.5 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। टेस्ट कब होगा वो आपको किसी दिन लाइव में बता दिया जाएगा, ठीक है। राखी टीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो मे बी नवंबर तक हो सकता है, ठीक है। तो तैयार रहिए आप लोग, बस कभी भी हो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आप रिवाइज करते रहें, उसे रिपीट करते रहें, क्योंकि राखी आप पढ़ चुकी हैं बैच में, तो बस आप उसे रिवाइज और रिपीट करते रहिएगा। थैंक यू प्रज्ञा। हाँ, सेम टाइम में ही देना होगा सबको, और टाइमिंग इसकी यही क्लास वाले टाइमिंग ही रखेंगे, ठीक है, 2 से 3। तो उसी वक्त सब लोग एक साथ टेस्ट देंगे और अगले दिन लाइव में फिर डिस्कस करें किसके सबसे ज़्यादा नंबर है, ठीक है। हो सके तो हम शो भी कर सकते हैं स्क्रीन पर कौन है वो शख्स जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आया है,
उसका नाम, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि जब आप लॉग इन करें ऐप में, जिस नंबर से जब अपना अकाउंट बनाएं ऐप पर, तो उसमें अपना नाम लिखें, है ना। जैसे यहाँ पर आता है नो नेम कड़क कॉमेडी, तो वो नाम लिखें जो आपका नाम है एग्जैक्ट ऐप पर। यहाँ तो आपके चैनल्स हैं तो वो चैनल्स के नाम है, तो यहाँ तो हम नहीं कह सकते उस बात को, यहाँ तो आप वही लिखे जो आपके चैनल का नाम है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।